Good morning, guys. Welcome back to our ongoing ratio and proportion question series. तो कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस कर चुके थे और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 34 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, बट इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं हम। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू द terms of the ratio 7:15 makes it equal to the ratio of 3:5। मतलब वह संख्या क्या होगी जिसे 7:15 में जोड़ने पर नया अनुपात 3:5 हो जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बेसिक क्लास में हमने रीड किया था, यानी जो बेसिक क्लास सबसे पहली क्लास थी, उसमें हमने ये दिखाया था कि किसी भी रेशियो के अंदर अगर हम कोई भी एक टर्म ऐड करने के बाद अगर दूसरी रेशियो बन के आती है तो उस रेशियो को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो वहां हमने एक एक्स का वेरिएबल हमने जोड़ना सिखाया था आपको। तो क्या हम इसको जब एग्जाम में हिट करें तो क्या उस पैटर्न को यूज करें? तो मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास इन चार ऑप्शंस में से एक आंसर है। ठीक है, और अगर मैं इन चार में से एक उत्तर को ढूंढना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल आपके पास जो रेशियो दी हुई है उसी रेशियो को आपको सोल्व करना है। और वो रेशियो क्या है? 7:15। जो रेशियो दी हुई है उसी रेशियो को आप ऑप्शन से ट्राई करना शुरू करेंगे। तो ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास 5। तो मैं 7:15 में सबसे पहले मैं ऐड करके देखता हूँ 5। ये कितना बनेगा? 12। और इसमें अगर मैं ऐड कर दूं वही सेम 5, तो यहाँ कितना बनेगा? 20। क्या ये रेशियो अब कटने के बाद अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 3:5 अगर ये बन चुकी है तो हमारा आंसर कितना आ चुका है? 5 सही है। जो हमने ऐड किया था वो सही है, यानी ये 5। अगर ये रेशियो सेम 3:5 नहीं बनती तो हम इसको दूसरे वाले ऑप्शन से ट्राई करते। तो ये था बाय ऑप्शन मेथड, यानी हमें एग्जाम में अल्टीमेटली टाइम बचाने का काम करना है। ठीक है, तो बाय ऑप्शन हमने इसको सोल्व किया। हालांकि मैं इसका कॉन्सेप्ट आपके यहाँ लिख देता हूँ, आप अगर ट्राई करना चाहें तो क्या करेंगे कि लेट्स अज्यूम करते हैं ऐसे, लेट एक्स बी एडेड। तो x को अगर हमने ऐड किया है तो किस तरीके से रेशियो बनेगी? 7+x अपॉन 15+x इक्वल्स टू वॉट? 3/5। और अब आपको यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व कर लेना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या करोगे? 7, इस वाली को आप इससे गुणा करोगे 5 से, तो 7 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 35 + 5x इक्वल्स टू, अगर आप 3 को डिनोमिनेटर 15+x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 45 + 3x। अब 3x को इधर ले जाओ और 35 को उधर ले जाओ, तो 3x अगर इधर ट्रांसफर होगा तो 5x - 3x कितना बनेगा? 2x। और ये इधर जाएगा तो 35 माइनस का हो जाएगा, 45 में से डिडक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर रिजल्ट आएगा 10, यानी x की वैल्यू 5 आ गई है। तो देखिए, ये एक फुल फ्लैश कॉन्सेप्ट था, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ देना, बट आपको मैं फिर भी प्रेफर करूंगा कि आप क्या करेंगे? ऑप्शन से ट्राई करेंगे, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे 15 है, ठीक है, और 15 से फिर बचना क्या चाहिए? 5। तो सीधी सीधी बात ये है कि 5 के मल्टीपल में कोई संख्या ऐड होगी, और तीनों ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो 5 के मल्टीपल में 5 दिया हुआ है। यानी ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड का था। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट से एग्जाम में कॉन्सेप्ट लगाने बैठ गए तो फिर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये यूज करना बता रहा हूँ कि ये तो है आपका कॉन्सेप्ट जो आपके नोट्स को शोभित करेगा। और यहाँ पर जब हम एग्जाम में हिट करने लग रहे हैं तो एग्जाम में हमें कुछ भी नहीं पता क्या कॉन्सेप्ट है और क्या नहीं है, हमें सिंपली आंसर चाहिए, और वो आंसर है आपके पास 5। चलिए, सेम अगर हम वही कॉन्सेप्ट, अब मैं इस बार बेसिक नहीं बता रहा, मैं इस बार सिर्फ क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। कितना है? 11:25। इसमें क्या घटाएं कि अनुपात क्या बन जाए? 4:11। तो देखिए भाई, आप सीधा समझो कि यहाँ 11 कोई संख्या से कट के आया होगा।
तो पक्की बात है 25 में से ऐसी कोई भी संख्या घटाओ जिससे उसके बाद 11 बचे। तो 11 इतना बड़ा कोई नंबर नहीं है ऑप्शन में कि हमारे पास 11 बचे, तो पक्की बात है 25 में से कुछ ऐसा ही नंबर घटेगा। जैसे मान लो अगर ये 22 हो सकता है तो फिर कटने के बाद 11 आए, तो सिंपल ही है कि मैं यहाँ पर बी ऑप्शन ट्राई कर सकता हूँ, यानी माइनस का 3 करूंगा तो ये 22 आएगा, और 22 कटने के बाद 11 बन सकता है। तो अगर मैं इधर भी 3 घटाता हूँ तो ये 8 बनेगा। अब देखिए 8 और 22 को अगर 2 से डिडक्ट किया तो 4 और 11, यानी बेहद सिंपल क्वेश्चन है। बाई ऑप्शन ही आप इनको एग्जाम में सोल्व करेंगे, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप हल्के में मत लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। An employer reduces the number of his employees in the ratio 8:3 and increases their wages in the ratio 3:8. State whether his bill of total wages increases or decreases and in what ratio. वो कह रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या, देखिए जो कर्मचारियों की संख्या है वो क्या है, संख्या में क्या कर दिया, कमी कर रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि पहले अगर 8 एम्प्लॉय थे तो अब कितने रह गए, 3 रह गए। यानी ये मैं कह सकता हूं पहले, और अब कितना हो गया, अब हो गया अपना 8। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 8 लोग काम करते थे, अब कितने बच गए, 3 बच गए, वो ये कह रहा है। अब वो कहता है कि वेतन को 3 से 8 कर देगा, यानी पहले वेतन 3-3 रुपए देता था सबको, अब वो 8-8 देने लग गया। ठीक है, तो ये है उनका वेतन, और वेतन जब 3 से 8 किया गया तो अब आपको ये सिंपली ये देखना है उसका बिल कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये चेक करना है। तो देखिए 8 लोग थे, 3-3 रुपए वेतन देता था, तो उनको कितना दिया होगा, ये 24। अब वो कहता है कि यहाँ 3 लोग बचे लेकिन वेतन 8 के रेट से कर दिया, तो अभी भी कितना दे रहा है, वो 24। यानी पहले जितना दे रहा था उतना ही अमाउंट अब देना पड़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि इसके बिल में कोई चेंजेस नहीं है, और ये 1:1 के रेशियो में रह जाएगा, यानी समान अनुपात रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ना तो पहले का और ना ही अब का, सेम रेशियो रह जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर्स टू यू। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उलझा सकते हैं। मैं इसको सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए पढ़िए पहले, डिवाइड 94 इनटू 2 पार्ट्स इन सच वे that fifth part of the first and eighth part of the second are in the ratio of 3:4। मतलब 94 रुपए को वो इस तरीके से बांटेगा कि पहले का 5वां और दूसरे का 8वां भाग 3:4 बनना चाहिए। यानी मेरे पास मान लो फर्स्ट पार्ट है ये, अब इसका अगर मैं 5वां भाग यानी 5 का भाग दे दूं तो वो कितना बनेगा मेरा, 3 रेशियो। और दूसरे का अगर मैं कहता हूं 8 रेशियो, यानी उसका 8वां हिस्सा मैं करूं तो वो कितना बनेगा, 4। यानी ये 3/4 रेशियो जो बन रहा है वो पहले का पांचवा बटा दूसरे का 8वां हिस्सा है। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए पहले ऊपर वाली टर्म को सोल्व करोगे तो आपको पता है जब यहाँ बराबर का साइन आ जाता है तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस। तो क्या करोगे आप, पहला, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, 5 × 3 15। अब नीचे क्या करोगे, बटा में सेकंड रहेगा, सेकंड नंबर आपका, यानी सेकंड जो भाग है उसके। अब यहाँ पर भी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ऐसे, ठीक है, जो यहाँ किया गया था, तो ये 8 × 4 कितना होगा, 32। यानी आपके पास पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात आ चुका है कितना, 15:32। जब आपके पास फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आपको मिला है 15:32 और इनका टोटल हो रहा है आपके पास 47, जोड़ना 47 को ही आप 94 रुपीज में बांट रहे हो, यानी 47 की वैल्यू 94, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो फिर अब वो कह रहा है कि दोनों के हिस्से ज्ञात करिए, यानी इनके डबल कर लेंगे दोनों के हम, और दोनों के डबल करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 30 एंड 64, ये हमारे आंसर हो गए। अब देखिए 3:4 में अगर हमें आंसर दिया हुआ है, कह रहा है कि इन दोनों का हिस्सा क्या है, 3:4 में है, और इनको पहले का 5वां और दूसरे का 8वां भाग है, तो यही अप्रोच आपको सबसे क्विक अप्रोच रहेगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एक दो बार लगाइए इस क्वेश्चन को, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप उनको सोल्व कर पाएंगे। या फिर अगर ऑप्शन से जाना है तो आप ऑप्शन पे सीधा 5वां और 8वां हिस्सा करके देखिए। इसका 5वां हिस्सा 6 आएगा, दूसरे का 8वां हिस्सा कितना आएगा, 64 का 8वां हिस्सा 8 आएगा। तो 6 और 8 3:4 बनाते हैं तो सही है, नहीं तो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 0।
₹680, हाँ, ₹680 को ABC में इस प्रकार बांटा जाए कि A को B के हिस्से का 2/3 भाग तथा B को C के हिस्से का 1/4 भाग मिले। तो C का हिस्सा क्या होगा? देखिए, अब ये थोड़ा-थोड़ा आपके रेशियो को थोड़ा-सा बैलेंस करवाना मांग रहा है यहाँ से क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, A को मिलेगा B का कितना, 2/3, यानी B का 2/3 ये लिख दिया आपने। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? इसको सोल्व करने का तरीका वही है, वज्र गुणा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ यहाँ पर। इसको क्या करोगे आप, 3 को A से गुणा करोगे तो 3A बराबर होगा आपका 2B। अब अगली बात जो कही है, उसने कही है कि C के हिस्से का 1/4 किसको मिलता है, B को। तो B को C के हिस्से का 1/4 मिलता है, तो इसका मतलब यहां पर जो होगा, B को अगर 4 से गुणा करोगे आप क्रॉस, तो 4B बराबर आएगा 1C। देखो, ये बातें अगर आपने समझ ली हैं तो आप एक छोटी सी बात ये समझ के चलना कि यहाँ पर A का जो वैल्यू है वो B के पास मिलेगा और B का जो वैल्यू है वो A के पास मिलेगा। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A अनुपात B कितना है आपका, 2:3। और यहां से अगर सेम आइडेंटिटी यहां लगा दें हम, तो B का वैल्यू C के पास और C का वैल्यू B के पास, यानी आपके पास अगर B:C का जानना है तो वो आपके पास आने वाला है 1:4। अब आपको देखना है कि A अनुपात B दे दिया और B अनुपात C आपको मिल चुका है। तो अब आप इससे क्या बनाएंगे, A अनुपात B अनुपात C कैसे याद करेंगे, देखिए 2:3 अनुपात और फिर नीचे लिख देंगे आप 1:4। अब आप इसको बैलेंस करेंगे, ये जो आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो इसको आप 1 से गुणा कर लो और इसको आप 3 से गुणा कर लो और अब आपके पास रेशियो बैलेंस हो चुकी है, कितनी है, 2:3 अनुपात 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12। अब ये जो रेशियो आ रहा है ये टोटल ABC का रेशियो आ चुका है आपके पास, और 12 + 3 15 और 2 17, यानी ये टोटल सम ऑफ रेशियो 17 है। यानी 17 को ही आपको 680 रुपए में बांटना है। तो 17 की वैल्यू अगर 680 रुपए है तो इसका मतलब एक की वैल्यू है आपकी 40, भाग देकर चेक कर लेंगे। एक की वैल्यू 40 रुपए है। तो अब आपसे पूछा है सी का हिस्सा, तो सी का को कितना है, 12। तो 12 को अगर हम 40 से गुणा करेंगे तो ये 12 गुणा 4 48 और एक जीरो हम लगा देंगे, यानी 480 रुपए हम आंसर कर लेंगे इस क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन फिर से अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो आप देखिए इसमें दो बेसिक्स को यूज किया गया है। पहले हम इस तरीके के इस बेसिक्स को, अगर यहाँ पर कहीं तकलीफ है तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कल की क्लास में वापस से एक बार समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब करना क्या है कि आपको ये वाला सिस्टम सीखना था। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं लिखता हूँ कि A/B बराबर मैं लिख देता हूँ 3/2। ऐसे ही कोई एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो इसको समझना। अब इसको अगर आप वज्र गुणा करते हैं तो क्या करेंगे बताइए, 2A बराबर 3B तो कहेंगे आप इसको, ठीक है। तो अब A अनुपात B, इसका मतलब क्या है कि A/B या A अनुपात B अगर वो 3/2 है तो इसका मतलब क्या है, A का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू कितना है, 2 है। तो आप यहाँ देखिए A का वैल्यू किसके पास मिला, B के पास, और B का वैल्यू किसके पास मिला, A के पास। तो यही चीज मैंने यहाँ पर यूज करी गई थी। और AB और BC अगर दे दे तो ABC ज्ञात करना आपको बहुत बढ़िया से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है तो। तीन संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। हमारे पास तीन संख्या है, उनका स्क्वायर कितना है, 532। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि दूसरी संख्या और फिर से दूसरी संख्या बोल रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि जैसे मान लो पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ क्या अनुपात है, 3:2। और फिर वो कहता है कि भाई दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो भी कितना है, 3:2। एक ही बार लिखा गया है इसने, यानी इसने कह दिया है एक ही लाइन में, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:2, यानी दोनों पहली और दूसरी और तीसरी सेम रेशियो 3:2 3:2। तो यहाँ से ये वाली चीज करने के बाद अगर ये बात समझ गए तो आप पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं, 3:2
एंड 3:2। और अब आप जानते हैं इसको 3 से गुणा करना है और इसको 2 से गुणा करना है, और अब ये आपके पास आ गया 9:6:4। अब ये आपके पास संख्याएं हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, या फिर पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है ये। अब ये कहता है कि इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। देखिए अब 9 को 9 से गुणा करना पड़ेगा, 6 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेके चलूंगा, यानी ये 9r है, ये 6r है और ये 4r है। अब इनका अगर मैं वर्ग करूं, अगर मैं इनका स्क्वायर करूं यहाँ पर, तो कितना आएगा 81r², और यहां पर आएगा 36r², और यहां पर आएगा 16r²। देखिए जब भी हम रेशियो को रेशियो से गुणा करते हैं तो रेशियो बिगड़ जाएगी अगर हम उसके साथ कोई वेरिएबल यानी एक्स या कुछ नहीं लेके चलें तो। ठीक है, अब प्लस माइनस में मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ रेशियो और डिफरेंस ऑफ रेशियो में आप एक्स या कोई भी वेरिएबल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। बट जब हम गुणा करते हैं तो वो जो वेरिएबल होता है HCF जो होता है हम हटा लेते हैं, पहली बेसिक क्लास में समझा होगा आपने, तो वो भी उससे गुणा होता है, इसलिए उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। फिलहाल अगर मैं इनके वर्गों का योग करूं तो 81, 36 और 16 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मेरा आएगा लगभग 133 r², और इसी की वैल्यू क्या बोल रहा है 532। तो एक r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका कट के आ जाएगा, 4 बार भाग जा रहा है। ठीक है, 4 बार भाग जा रहा है, तो r की वैल्यू यहां से जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 2। r² बराबर अगर 4 है तो r बराबर कितना आएगा 2। अब आपके पास दूसरी संख्या पूछा हुआ है, तो दूसरी संख्या कितनी है 6r, और ये जो 6r है दूसरी संख्या अगर ये 6r है तो आप क्या करोगे, 6r को यानी 6 को r की जगह कितना आ रहा है वैल्यू 2 से गुणा कर दोगे, 12 आंसर करेगा। अब इस 12 आंसर करने के बाद में आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना कि क्या कहाँ पे अगर आपको तकलीफ है तो कहाँ पर तकलीफ हुई होगी। वो तकलीफ सीधी सीधी है कि पहला तकलीफ यहाँ हो सकता है कंफ्यूजन की पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी का अनुपात तो एक ही बार दिया हुआ है, तो ये मान के चलना है ये दोनों के लिए सेम अनुपात है, इसलिए एक ही बार लिखा है। दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर x या r जो भी माना है, आप x भी मान सकते हैं। ये माना क्यों है, क्योंकि आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं और टाइम टेकिंग भी हो सकते हैं, बट हम इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बनाएंगे। पहली स्टेप क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5625 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी व सी को प्राप्त होने वाली धनराशि से आधा तथा बी को ए व सी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 1/4 भाग मिलता है। बताइए ए व बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एबीसी का रेशियो वास्तव में है क्या। तो देखिए ए को वो कहता है कि बी और सी दोनों का जितना मिलेगा ना उसका कितना है आधा, इन दोनों का आधा है। यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये 2 है, इनका 2 का भाग दे दूं, अगर बी और सी को जितना मिलता है उनका आधा कर दूं, किसी भी संख्या को आधा करने के लिए 2 का भाग लगता है। अगर मैं इनका आधा कर दूं तो वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। और दूसरी जो स्टेप है वो ये कह रहा है कि बी को ए व सी को मिलने वाली धनराशि का 1/4, यानी इसका चौथा हिस्सा, इन दोनों को जो मिलता है उसका चौथा हिस्सा, मतलब ऊपर 1 और नीचे 4 लिखेंगे तो बात वही है, 4 का भाग दे दो। ये 2 इक्वेशन दी है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम, इसको बैलेंस इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसको हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि अगर मैं इस ए को यहाँ ले जाऊं और इस 2 को उधर ले जाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा कि बी प्लस सी में अगर मैं इसको यहां पर गुणा करूं तो 2/2 ए बराबर 1 आएगा। ठीक है, या मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर बी प्लस सी का जो अनुपात ए के साथ बनेगा वो अनुपात क्या बनेगा, अगर इनको दोनों को 2 मिलता है तो इसको उसका आधा यानी 1 ही मिलेगा। ये बात मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब इसी तरीके से इस वाली स्टेप को समझते हैं बहुत आराम से कि ए प्लस सी बटा अगर मैं बी कर दूं
तो इनका जो रेशियो है, इनका चौथा हिस्सा इसको मिलता है। अगर इन ए और सी को 4 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर भी एबीसी है और यहाँ पर भी एबीसी है, रेशियो अलग अलग फॉर्म में दी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली ए बी और सी ये तीन ही लोग हैं जिनके बीच इस धन को बांटा जाएगा। तो किस तरीके से ये होगा, इसके आगे किस तरीके से सोल्व होगा वो देखना है आपको। देखिए मैं इसको एक बार और सिंपल कर रहा हूं। यहाँ पर आगे देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 1, और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2। तो टोटल कितनी हो रही है, 3 हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना शुरू करूं कि b प्लस सी बटा ए बराबर, अगर ये 2/1 है, और अगर ये a प्लस सी बटा बी बराबर 4/1 है, तो इन दोनों का टोटल कितना है, 3, और इन दोनों का टोटल कितना है, 5। तो आप ये देखिए इन ए बी सी के बीच तो बट रहा है 3, और यहां पर ए बी सी के बीच बट रहा है 5। तो क्या ए बी सी के बीच अलग अलग वैल्यू बटेगी, जबकि वैल्यू तो सेम है, 5625 ही बटना है। 5625 को अलग अलग कैसे मान सकते हो, तो इसको आपको बैलेंस करना है। ये वास्तव में अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर b प्लस सी अपॉन ए का रेशियो आ रहा है और यहाँ पर a प्लस सी अपॉन बी का रेशियो आ रहा है, बट टोटल सेम आना चाहिए। तो इस सेम करने के लिए आप एक काम करो, इस 3 और इस 5 को सेम बनाओ। और ये सेम कैसे बनेगा, 3 और 5 का जो एलसीएम है वहां पर इसको बराबर करोगे, तो 3 को 5 से गुणा करो, 5 को 3 से गुणा करो, तो ये दोनों 15 हो जाएंगे। यानी यहां पर मुझे कितना मिल गया। अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूं तो आगे ये स्टेप कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। इस पूरी रेशियो को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगी, b प्लस सी बटा ए बराबर 5 को ऊपर नीचे गुणा करूंगा मैं, 3 15 हो गया, ये देख लिया आप यहाँ पर, और यहाँ पर भी 15 हो गया। इसका मतलब 2 से भी गुणा करो 5 को और 1 से भी गुणा करो, तो ये कितना हो गया, 10/5, और ये टोटल 15 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद सेम यहाँ पर अप्लाई कर दो आप, a प्लस सी अपॉन बी, और ये बन गया आपका, 3 से गुणा करोगे तो आप क्या बनेगा, 12/3। अब आप देख रहे हो कि ये भी कितना है, 15 है, और ये भी कितना है, इनका भी सम कितना है, 15 है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि एबीसी कहीं भी किसी भी रेशियो में बांटो, आना कितना है, 15 आना है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि अगर इन दोनों का 15 आ रहा है, तो अब आपको मैं सिंपली एबीसी का रेशियो बताता हूँ क्या बनेगा। ए बी और सी का जो रेशियो है, देखिए बी की वैल्यू कितनी है, 3, ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पर लिख दो 5, और बी की वैल्यू लिख दो 3, तो ये टोटल कितना हो गया, 8। अब ये टोटल होना कितना चाहिए, 15। अब ये बच गया कितना, यहाँ पर 7 बच गया है सी का वैल्यू। तो इस तरीके से रेशियो का टोटल आया आपके पास 15, और 15 की वैल्यू अगर 5625 यानी 5625 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, भाग देकर देखो अब इसमें 15 का, 15 गुणा 3 45 होता है, फिर उसके बाद में ये आएगा 7, और फिर ये आ जाएगा 5, 75। ठीक है, 375 एक की वैल्यू आई है। तो क्या पूछा है, ए और बी की धनराशि, ए और बी को कितना हो रहा है, टोटल 8 हो रहा है, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 375 से अगर आप गुणा करोगे तो 8 गुणा 3 कितना होगा, 2475 को गुणा करोगे तो इस तरीके से 600 और बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर कर देंगे हम 3000 रुपए, यानी हम आंसर करेंगे 3000 रुपए। थोड़ा सा कैलकुलेशन का था क्वेश्चन, आप इसको बार बार देखने की कोशिश करना। मैंने हर एक स्टेप को इसीलिए लिखा है कि एक बार समय लेगा, बार बार समय नहीं लेगा। आप इसको आप चाहो तो ये पहले स्टेप में ही उड़ा सकते थे, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये यहीं पर सोल्व हो जाएगा। 2 और 4 यहीं पर आप देख लेंगे कि ये 2/1 है और ये 4/1 है, तो 5 से गुणा करके यहीं पर आप 10 5 और यहाँ पर 12 और 3 लिख देंगे, और ये वाली स्टेप्स बच जाएंगी। बट मुझे लिखना जरूरी था एक बार आपको समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बी तथा सी की सम्मिलित आय 1530 रुपए है। ए अपनी आय का 20% तथा बी अपनी आय का 25% तथा सी अपनी आय का 40% खर्च कर दे, तो उनकी बचत का अनुपात 16:12:9 के अनुपात में हो जाती है। ए की आय ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ लिखना है ए। ठीक है, अब ए ने यहां पर मैं लिख दूंगा इसकी आय,
थोड़ा सा आराम से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। अब आय होती क्या है, अगर मैं आय में से यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ है आय खर्चा, और फिर आ रहा है बचत। अगर मैं आय में से यहाँ पे आय में से मैं अगर खर्च घटा दूं तो मेरे पास यहाँ जो बचेगा वो बचेगा बचत। ठीक है, ये आप जान चुके हैं। अगर किसी ने 100 रुपए कमाए, 20 रुपए खर्च कर दिए तो 80 रुपए बचेंगे। तो इसी तरीके से आय है उसकी 100%, उसमें से खर्च उसने कर दिया 20%, तो उसका बचत कितना हो गया 80%। ये देखना है। फिर इसी तरीके ए का था, अब इसी तरीके से बी का देखना है। बी ने भी वही 100%, जो भी थी आय उसकी अपने आप में 100% थी, बट उसमें से उसने 25% का खर्चा कर दिया, और उसके बाद आप उसको लिखता है कि 75% वो बचत करेगा, ये हम जान लेंगे। और उसके बाद सी का देखना है, 100% जो भी सी की आय थी उसमें से उसने 40% खर्च कर दिया, तो बच गया कितना 60%। यानी ये उसकी बचत का रेशियो है। ठीक है, अब ये जो बचत का रेशियो है, वो ही रेशियो क्या होगा उसका, हम करेंगे क्या कि उसको हम सिंपली ऐसे देखेंगे कि जो बचत का रेशियो आपके पास दिया हुआ है, उसी बचत के रेशियो को आप आगे सोल्व करेंगे। किस तरीके से सोल्व होगा वो देखना है। 80% को आप 16 कहते हैं, और 75% को आप 12 कहते हैं, और 60% को अगर आप 9 कहते हैं, तो आय का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 80% को क्या हम 80/100 यानी 80/100 करके 4/5 में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रतिशत में अच्छे से सीखेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ के चलो कि 80% को मैं 4/5 कह सकता हूँ। अगर 4/5 की वैल्यू 16 है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, 5 में से 4 की वैल्यू 16 है, तो फिर पूरे 5 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए आप सीधा इसको इससे काटो, 4 बना, और ये बना आपका 1। तो अब 1 का वैल्यू यानी 1 बराबर कितना आएगा, 1 अपने आप में 100% होता है, तो 5 गुना 4 20। यानी ये क्या आएगा, आय का रेशियो आएगा, आय आएगा, आय का अनुपात आएगा यहां से। ठीक है, दूसरे वाले में 75% को अगर हम 3/4 लिखते हैं, तो 3/4 की वैल्यू ऊपर दे रखी है 12, यहाँ पर आप देखिए इन चीजों को। ठीक है, तो 3 को अगर आप 12 से यहाँ कैंसिल आउट करते हैं तो ये 4 बार भाग जाता है, और यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आएगी 16। तो यहाँ पर ये आय का जो अनुपात आ रहा है, ए का आया 20, बी का कितना आया 16, और इसी तरीके से सी का अगर हम देखें तो ये कहता है जी 9 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि 60% को लिखूंगा मैं पहले 3/5। 60% को अगर 60/100 करूंगा तो 3/5 आएगा, और 3/5 की वैल्यू जो है वही कितनी है हमारे पास 9 है। तो 3 को अगर मैं 9 से काटता हूं तो ये कितना बनेगा 3, और ये 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 आएगी। ये 3 बार कटा और ये 15 आया। तो अब इस बात को समझ लेना कि आय का जो रेशियो आया है इनका 20, 16 और 15 आया है। ठीक है, और फिर पूछता है कि ए की आय क्या है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, टोटल जो आय का रेशियो है उसका अगर हम टोटल देखें तो 20, 16 और 15 ये टोटल 51 बनाता है, और 51 की वैल्यू वो टोटल आय तीनों की सम्मिलित आय जो बताता है वो बताता है 1530, मतलब 1530। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी। अब वो कहता है कि एक ही आय कितनी है, तो आप इसको 30 से गुणा कर दोगे, 30 से गुणा करके लिख दोगे जी इसका आय कितना है 600 है, 600 रुपए इसका आय है। हम आंसर करके चलेंगे ए। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ यहीं पर। ठीक है, आप चाहें तो रिवाइंड भी कर सकते हैं, हर एक स्टेप को क्लियर लिखा है, लेकिन फिर भी आप इसको क्विक एक रिवीजन के तौर पे देखें। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। वो कहता है कि ए अपनी आय का 20%, बी अपनी आय का 25% और सी 40% खर्च कर दे तो बचत का अनुपात आता है। यानी जो भी आय थी उसमें से खर्च करने के बाद जो बचत बचेगी उसका अनुपात दिया हुआ है, तो उससे आपको आय का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे होगा, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आप इसको ये डायरेक्ट यहां से कर सकते थे, इस तरीके से कर सकते थे कि भाई बी, ए लिखा मैंने और बी लिखा,
और सी लिखा। और अब कह रहा हूँ कि 20% खर्च कर देगा तो 80% बचेगा। और ये तो आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं इस बात की। तो 80% खर्च कर 25% अगर खर्च कर देगा तो 75% बच जाएगा, और अगर 40% खर्च कर देगा तो 60% बच जाएगा। अगर ये रेशियो, ये 80% का वैल्यू कितना है, 16 है। अब वो कह रहा है कि अगर 80% का वैल्यू 16 है, मान लो 80% का वैल्यू 16 है, तो फिर 1% का वैल्यू कितना है, 16/80%। अगर ऐसा है तो फिर 100% का वैल्यू कितना है, तो 100% का वैल्यू कितना है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से आएगा। तो मैंने ये सेम कैलकुलेशन देखी। अब यहाँ से अगर 20 से काटता हूँ तो 4, और ये कितना है 5। यानी अब मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर ये जो 16 था मेरा, इसको मैं इससे काट रहा था, कितनी बार आया 4, और 4 गुणा 5 करूंगा, फाइनली आंसर कितना आएगा 20, जो मैंने यहाँ करके दिखाया है। तो सेम कैलकुलेशन आपको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, सेम इसी टाइप का। 3 व्यक्ति ए बी तथा सी, जिसकी आय का योगफल 14,400 है, और वे क्रमशः अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए की आय कितनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ डायरेक्ट करने वाला हूँ। ए का अगर 80% खर्च हो चुका है तो बचत लिखूंगा मैं डायरेक्ट यहाँ पर। बचत, बचत कितना होगा 20%। 80% खर्च कर चुका है वो, तो 20% बचेगा, और 20% को भिन्न में हम 1/5 लिखते हैं। और भिन्न 1/5 का वैल्यू ही वो कहता है यहाँ पर कितना है, 8 के अनुपात में। चलो दूसरे में देखते हैं। बी 85% खर्च कर देगा, तो पक्की बात है यहाँ से 15% बचेगा, और 15% को हम अगर 15 में 100 का भाग देंगे तो भिन्न बन जाएगी कितनी, 3/20। और 3/20 का वैल्यू वो कितना बताता है, 9 बताता है। और उसके बाद सी वाले, अगर वो कहता है 75% खर्च करते हैं, तो उसके पास बचत जो आएगी वो आएगी भाई 25%, और इस बचत 25% को हम लिखते हैं भिन्न में, फ्रैक्शन में 1/4, और उसी को कहता है 20 है। देखिए, ये आपके पास बचत का जो रेशियो था उसका, अगर आप इक्वेट करेंगे कि 1/5 बराबर अगर 8 है, तो फिर पूरा 1 के बराबर कितना होगा, यानी आय का रेशियो यहां से डायरेक्ट कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूं आपको। क्रॉस गुणा करो, 1 का वैल्यू कितना आएगा 40। यहाँ पर ऊपर ऊपर वालों को कैंसिल कर दो, 3 3 गुणा 20 कितना आएगा 60। और यहाँ पर एक है ऑलरेडी, तो एक का वैल्यू यहाँ से क्रॉस गुणा करोगे तो कितना आएगा 80। आप चाहो तो इसको 20 से काट के भी रेशियो बना सकते हो, अगर नहीं काटना चाहते तो कोई बात नहीं। आय का जो अनुपात आया है इनका 40, 60 और 80 आया है, यानी टोटल आय कितनी बन रही है इस तरीके से अगर हम देखें तो 60 और 40 और 80, 180 बन रही है। 180 जो ये आय का रेशियो बना है वही वो कहता है कि 14400 है। तो एक का वैल्यू कितना होगा ये देखना है। अगर मैं एक का वैल्यू देखूंगा तो इसमें 180 का भाग लगेगा, यानी मैं भाग देकर दिखा दूं आपको। तो ये बन गया 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 का पहाड़ा मुझे आता है बहुत बढ़िया से। तो मैं कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा यहाँ पर, और एक जीरो और लगा दूंगा, यानी एक की वैल्यू अगर मेरे पास 80 आ चुकी है, तो अब मेरे से पूछा है कि भैया ए का कितना होगा, यानी ए का 40 जो आय थी उसी को अगर मैं 80 से गुणा करता हूं तो ये आएगा 3200 आंसर। ठीक है, कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो इन क्वेश्चंस में तो मुझे कमेंट करके बता दें कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और कल अगली क्लास में मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।